एमका और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को भी स्पेशल प्रपोज व्हीकल मॉडल के अंदर डेवलप करने का फैसला किया गया है। क्या इंडियन एयरफोर्स एमआरसी टेंडर में राफेल के बदले कोई यूएस ओरिजिन एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने वाली है? यूएस नेवी के शिप्स को अभी आगे चल के इंडियन सीपेट्स में ही मरम्मत किया जा सकता है। और अंत में पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से अभी अपनी M4 व्हीकल के हाईली मॉडिफाइड वेरिएंट को भारत को ऑफर किया जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स को लेके। एक दो दिन पहले भी इसको लेके एक अपडेट सामने आया था कि डीआरडीओ की तरफ से और एलएनटी की तरफ से डेवलप किए जा रहे लाइट टैंक की पहली प्रोटोटाइप को 2023 में रोल आउट करने का फैसला किया गया। और इसको लेके एक छोटा सा डाउट था कि इसे K9 वज्र टी गन्स की चेसिस को बेस करके बनाया जा रहा है या फिर डीआरडीओ की नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की चेसिस को बेस करके बनाया जा रहा है। वो अभी काफी हद तक क्लियर हो चुका है और अभी क्लियर हो चुका है कि एलएनटी की तरफ से अभी जिस लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है उसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की चेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी सेम चेसिस को बेस करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को भी डेवलप किया जाने वाला है। और इसको डेवलप करने के लिए अभी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। पिछले साल इसको लेके एक RFI को भी इशू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की तरफ से अपने पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए अभी लगभग 1770 नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को अपने सर्विस में शामिल किया जाएगा। और पहले इनको बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन हाल ही में ही पब्लिश किए गए नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के आने के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद भारत की तरफ से अभी आगे चल के कोई भी फॉरेन मेन बैटल टैंक को अपने सर्विस में शामिल नहीं किया जाएगा और इनको फेस्ड वाइज मैनर में 2030 तक इंडियन आर्मी में धीरे धीरे करके शामिल करना शुरू किया जाएगा। अभी डीआरडीओ की तरफ से जिस मेन बैटल टैंक को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, ये एक मीडियम वेट कैटेगरी का टैंक होने वाला है, जिसका वजन 45 टन से लेके 55 टन तक होने वाली है। और इनको एमका और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम की तरह ही प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की मदद से स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल के अंदर मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की करंट एयरक्राफ्ट फ्लीट और फ्यूचर फ्लीट के बारे में बात करने वाले हैं। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स पहले से एक मिक्स्ड वैरायटी के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है और इसको लेके हमको पहले से ही मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अभी इसको लेके इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी ने एक स्टेटमेंट में बताया था कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की टोटल एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ में जितने भी एयरक्राफ्ट मौजूद है उसमें 39 डिफरेंट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट कंट्री या ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। अभी ये फाइटर जेट से लेके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और यहाँ तक की ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मिलाकर बताया गया था। और अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो अभी हमारे पास 6 डिफरेंट कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें MiG-21 को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि अभी धीरे धीरे रिटायर होने वाले हैं। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक जल्दी से ही इंडियन एयरफोर्स में एक 7th कैटेगरी का फाइटर जेट भी शामिल होने वाला है, जो कि MRC टेंडर के अंदर सिलेक्ट होने वाली फाइटर जेट होने वाली है। अब इस बात से लेके एक चीज डाउट किया जा रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी MRC टेंडर में राफेल को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इस टेंडर में राफेल को सिलेक्ट किया जाता है तो फिर भी हमारे पास 6 ही कैटेगरी के फाइटर जेट मौजूद रहेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो सुखोई, MiG-29, मिराज 2000, जगुआर, राफेल और तेजस है। और अगर MRC टेंडर में राफेल सिलेक्ट होता है तो तब भी हमारी फ्लीट में 6 ही एयरक्राफ्ट रहने वाले हैं, 6 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट रहने वाले। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ के स्टेटमेंट के मुताबिक MRC टेंडर फाइनल होने के साथ साथ हमारे फ्लीट में एक और फाइटर जेट शामिल होने वाला है, जो कि एक डिफरेंट ओरिजिन से हो सकता है। और हमारे पास टोटल 7 डिफरेंट कैटेगरी के फाइटर जेट मौजूद रहने वाले हैं। और आगे चल के
ये फिर भी हमारे लिए एक चैलेंज को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट टाइप की फाइटर जेट्स के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है और ये आगे चल के हमारे लिए एक मेजर चैलेंज को क्रिएट करने वाला है। पर इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर हम एक सिंगल फॉरेन ओरिजिन फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी एंटायर फ्लीट में एक ही कैटेगरी के फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरी के फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर किसी वजह से उस फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाते हैं, किसी कारण की वजह से वो फॉरेन कंट्री हमको इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई नहीं कर पाता है, तो हमारी एंटायर एयरफोर्स की जो फ्लीट है वो ग्राउंडेड कंडीशन में रह सकता है या फिर उसको ग्राउंडेड कंडीशन में रखने के लिए हम लोग मजबूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट ओरिजिन से एयरक्राफ्ट मौजूद रहेंगे तो अगर एक एयरक्राफ्ट काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, पर इसके लिए हमको एडिशनल खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के चीफ के स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगने लगा है कि शायद MRC टेंडर में इंडियन एयरफोर्स अभी रफाल के बदले किसी और एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में सोच रहा है, जिसके पीछे शायद यूनाइटेड स्टेट का प्रेशर भी हो सकता है और रशिया और US के बीच एक बैलेंस को बनाए रखने के लिए शायद किसी US ओरिजिन एयरक्राफ्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। पर अगर ऐसा हुआ तो हमें एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को और लॉजिस्टिक सपोर्ट को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, और अभी हम भारत और US के बीच हुई 2+2 लेवल की मीटिंग के कुछ पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में बात करने वाले हैं। मंडे को भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच एक 2+2 मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने अपने अपने US काउंटर पार्ट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन के साथ मुलाकात किए थे। और इस दौरान भारत और US के बीच एक मेजर एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें US की तरफ से इंडियन शिपयार्ड्स में आगे चल के अपनी शिप्स को रिपेयर करने का ऑफर दिया गया। अब इससे भारत और US की डिफेंस रिलेशन काफी हद तक बेहतर होने वाला है, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जहां पर US की नेवी के वॉरशिप्स को इंडियन शिपयार्ड में सर्विस या मेंटेनेंस जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया। US अभी इंडो पैसिफिक में भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहता है, जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके, और इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए US को भारत की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी इसी वजह से US की तरफ से अपनी मिड वॉयज में आने वाली शिप्स को जरूरत पड़ने पर भारत की शिपयार्ड्स में जरूरी सर्विस को रिपेयर फैसिलिटी को अवेल करने का फैसला किया गया, जो कि फिलहाल के लिए भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक मेजर माइलस्टोन जैसा होने वाला, और हो सकता है आगे चल के भारत और US की नेवल कोऑपरेशन को और भी बेहतर किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से द हिंदू की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी फॉर्मली एक ऑक्सिलरी बैरज शिप यानी कि उजर प्रभा को इंडक्ट किया गया है। मंडे को इसे फॉर्मली इंडियन कोस्ट गार्ड में गुजरात की बोरुआ में शामिल किया गया था। ये वेसल मेनली कोची में बेस करके रहने वाली, जो कि कोची के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 कमांड के अंदर रहने वाला है। इस वेसल का लेंथ लगभग 37 मीटर है और इसका ड्राफ्ट लगभग 1.8 मीटर है। इसे मेनली कार्गो शिप्स के लिए फ्यूल, एविएशन फ्यूल और वाटर सप्लाई को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ये मिशन के लिए लगभग 50 टन के आसपास कार्गो शिप फ्यूल, 10 टन के आसपास की एविएशन फ्यूल और लगभग 40 टन के आसपास फ्रेश वाटर को कैरी कर पाएगा। ये सिर्फ एक तरीके से एक लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप भी होने वाला है, जो कि वर्तमान इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को बेहतर करने में मदद करेगा। यानी कि हमारे कोस्ट गार्ड में जो शिप्स डीप सी में डिप्लॉय किए गए, यानी कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में डिप्लॉय किए गए, तो वो ज्यादा समय तक अपनी मिशन को कर सकते हैं। और अगर इसी बीच उनको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे बैरेज की मदद से उनको ऐसे प्रोवाइड किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंटीग्रेटेड बैटल एक्सरसाइज को लेके है। टेलीग्राफ की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर की तरफ से अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब एक फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज का नाम कृपाण शक्ति है और इसको अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब मौजूद टेस्टा फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया। बताया गया कि ये एक फायर पावर एक्सरसाइज था, जिसे आर्मी और हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बीच एक जॉइंट और कोऑर्डिनेट बैटल एक्सरसाइज के तौर पर कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज के दौरान त्रिशक्ति कोर की तरफ से अपनी स्विफ्ट और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, जिसमें आर्मी की तरफ से अपनी हर एक वेपन को फायरिंग किया गया था, जिसमें आर्टिलरी गन से लेके मोटार्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, सर्वेलेंस और रिकॉर्नेंस जैसे एयरक्राफ्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर वगैरह भी शामिल थे। इसमें कृपाण डिवीजन और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से एयरबोर्न एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें हेलीबोर्न ऑपरेशन के साथ साथ रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट ऐसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज के दौरान वहां पर त्रिशक्ति कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और एसएसबी और बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे और साथ ही इसको देखने के लिए यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स को भी इनवाइट किया गया था।
अगला अपडेट कल्याणी M4 व्हीकल को लेके। वैसे देखा जाए तो इस व्हीकल को पिछले 2 से 3 सालों से इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख रीजन में ट्रायल किया जा रहा था और स्पेशली चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से इनको लद्दाख में डिप्लॉय भी किया गया था, जहां पर इनकी एक्टिव टेस्टिंग किया जा रहा था। फिर उसके बाद पिछले साल भारत फौज और इंडियन आर्मी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $24.5 मिलियन के आसपास की थी और इसमें कितने व्हीकल खरीदे गए थे क्लियरली बताया नहीं गया था। अभी पता चला है कि पैरामाउंट ग्रुप, जो कि M4 व्हीकल की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, वो अभी इसकी एक नई वर्जन को डेवलप कर चुके हैं, जिसे ग्लोबल मार्केट में बॉम्बी फॉरेस्ट वेरिएंट बताया जा रहा है। बेसिकली M4 व्हीकल का एक इंटरनेशनल नाम है और अभी पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई और भारत जैसे देशों की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स को देखते हुए उनकी तरफ से इस M4 व्हीकल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें इसकी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और फ्रंट बम्पर सेक्शन में चेंजेस किया गया था और इसमें अब एक विंच को भी ऐड किया गया था। साथ ही इसकी इंटीरियर को भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया और केबिन स्पेस को इंक्रीज करने की कोशिश की गई। पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से बताया गया कि आगे चल के वो इस व्हीकल को भारत को भी ऑफर करना चाहते हैं और पहले से ही भारत में पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से इन व्हीकल्स को लोकली मैन्युफैक्चर करने के लगभग सभी प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया गया, जिसको आगे चल के जरूरत पड़ने पर भारत में मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इस नए वेरिएंट को मेनली डेजर्ट कंडीशन के लिए तैयार किया गया, तो हो सकता है इसको राजस्थान जैसे रीजन में डिप्लॉय करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से M4 व्हीकल की इस मॉडिफाइड वेरिएंट को आगे चल के अपने सर्विस में शामिल करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।